बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 28 अप्रैल है। अब से चंद घंटे पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया और उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। और अब इस हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैमगोइयाँ, बहुत ही दिलचस्प किस्म की सरगोशियाँ, दावे हो रहे हैं, साजिशी थ्योरियाँ जो हैं वो फ्लोट की जा रही हैं मार्केट में। शहर इक़्तिदार जो है उसमें इस वक्त एक एक्टिव जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इसहाक़ डार साहब की एलिवेशन है कि उनको तरक्की दे दी गई है काबीना में और अब उनको बना दिया गया है नायब वज़ीर-ए-आज़म। अब बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि और क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इसहाक़ डार साहब को जो है वो नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। क्या अंदर कोई लड़ाई चल रही है? क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को खुश करने की कोशिश की जा रही है? एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसके हवाले से एक तो वो दावा है जो इकोनॉमी और फाइनेंस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो हैं, इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स, वो कर रहे हैं। फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसको कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनकी जिनकी रसाई है इनर सर्कल ऑफ मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने भी इसके हवाले से सुनगुन लेने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। बट पहले इन इट सेल्फ नोटिफिकेशन देख लेते हैं और क्या इसकी कोई गुंजाइश थी, इसकी कोई ज़रूरत थी, फिर उसके बाद इन सवालात और इन थियरीज़ की तरफ जो इस वक्त फ्लोट की जा रही हैं उस पर आते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया, काबीना डिवीज़न के ज़रिए जारी किया 28 अप्रैल 2024 और एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा दोनों ही मुल्क में मौजूद नहीं है और मुस्लिम लीग नून के कायद भी मुल्क में मौजूद नहीं, यानी कि इन तमाम लोगों की अदम मौजूदगी में ये जो है वो नोटिफिकेशन आता है। और उस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, इज़ प्लीज़्ड कि वो डेजिग्नेट कर रहे हैं मोहम्मद इसहाक़ डार को, जो कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर जो है वो फॉरेन अफेयर्स के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगाया जा रहा है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट के फौरी तौर पर एंड अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, आइंदा अहकामात तक वो काम करेंगे बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म, यानी कि ये उनके ऊपर एक और इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसीजन जो है वो एब्सर्ड है, नॉनसेंसिकल है और गैर मंतकी है, इलॉजिकल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन में एक ओहदा मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। आइन जो है वो आपको बताता है, चीफ़ जस्टिस के बारे में बताता है कि एक मुल्क में जो है वो चीफ़ जस्टिस होगा, चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात क्या होंगे, चीफ़ जस्टिस क्या क्या कुछ कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट का ढांचा होगा, हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट का क्या ढांचा होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में लिखा हुआ है, पाकिस्तान की फोर्सेस क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तमाम बड़ी वजाहत से। इसी तरीके से हुकूमत जो है, हुकूमती ढांचा, उसके बारे में बड़ी तफसील से उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ तक बताया हुआ है कि जब आपने अगर कोई शख्स जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म का उसका इंतखाब किया जाता है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसको मुंतखब किया जाता है, वो किस तरीके से होगा, फिर हल्फ क्या लेगा, फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, उसके पास इख्तियारात कौन कौन से हैं, क्या अपॉइंट कर सकता है, किस किस की अपॉइंटमेंट उसके हाथ में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या कुछ है, तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से जो वफाकी काबीना है वो बनाएगा, अपनी एक टीम जो है वो बनाएगा और उस टीम में जो लोग हैं वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं और फिर वो जो वज़रा हैं उनका हल्फ क्या होगा और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें बड़ी तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ जो है वो पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। अब इस आइन में नायब वज़ीर-ए-आज़म भी होगा और नायब वज़ीर-ए-आज़म की फ़लाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये चैप्टर या ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो गोया एक नोटिफिकेशन, एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के ज़रिए एक शख्स को नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुल्क का बना दिया है और कोई नहीं पता कि उसका दफ्तर कहाँ, यानी कि उसका कोई दफ्तर होगा, उस दफ्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसका ये स्टाफ होगा, यानी कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मौजूद ही नहीं है एक ऐसा ढांचा कि जिसके तहत आप ये बता सकेंगे कि अगर फ़लाँ शख्स को नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है तो उसके इख्तियारात या उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो ये इस वजह से एक नॉनसेंसिकल, एब्सर्ड और गैर मंतकी किस्म का ओहदा है। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि क्या माजी में ऐसा हुआ? माजी में बिल्कुल ऐसा हुआ। एक शख्स हैं जो इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, परवेज़ इलाही साहब, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब इसमें बड़ी इंतहाई अहम बात यह है और पहलू ये है
कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म इस वजह से बनाया था क्योंकि वो एक डिफरेंट सियासी जमात थी, एक मुख्तलिफ सियासी जमात थी। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तहादियों की थी। अब उन इत्तहादियों में जिसको वेटेज ज़्यादा देनी थी या जिसने अच्छा बारगेन किया तो आपने उसमें से उठाकर एक शख्स को नायब वज़ीर आज़म बना दिया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पार्टी वही है, मुस्लिम लीग नवाज़ उसी का प्राइम मिनिस्टर है, उसी की प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई काबीना है जिसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं और ओन करते हुए नज़र आते हैं कि हाँ वज़ीर ख़जाना भी हमारा है, वज़ीर ख़ारजा भी हमारा है, ये तमाम लोग हमारे हैं और हमने लगाए हैं और अप्रूवल से लगे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के। लेकिन फिर नून लीग के ही किसी शख्स को जो है वो बना दिया जाता है नायब वज़ीर आज़म। अब इसमें एक थ्योरी जो है और एक सवाल बड़ा शुरू में ज़ेरे गर्दिश था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनेगी और हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद नायब वज़ीर आज़म का ओहदा क्रिएट किया जाएगा और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के जो इनर सर्कल्स हैं और जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास की डिटेल्स सामने आई, हमने रिपोर्ट भी की, वो वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि इनका मलबा, इनका बोझ जो है वो हम नहीं उठा सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ परफॉर्म कर पाए ना कर पाए, मलबा हम पर पड़ेगा, अगरचे दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। इस हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की, ये खड़ी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स की बुनियाद के ऊपर है, उसी बुनियाद के ऊपर यह हुकूमत जो है वो तामीर की गई है। लेकिन वो काबीना में चेहरे जो है वो लाकर अपने ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करवाना चाहते बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि यह हुकूमत परफॉर्म कर सकती है या नहीं। तो सवाल ये था कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अब एक ख़बर जो है वो इस तमाम डेवलपमेंट के बाद फ्लोट हुई है मार्केट में, वो ख़बर ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनने जा रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक मरतबा फिर वज़ीर ख़ारजा जो है वो बन जाएंगे इसहाक डार साहब से, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा का कलमदान वापस लेना है। इस वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको नायब वज़ीर आज़म बना दिया जाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फिर उनके लोग जो हैं वो काबीना में। पहली बात तो ये कि मैंने पीपल्स पार्टी से 3-4 बड़े इन्फॉर्म्ड और जो उनके की पोजीशंस पर मौजूद लोग हैं उनसे इस डेवलपमेंट के बाद टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू की, उनसे क्लियर कट सिंपल सादा आसान सवाल किया। उन्होंने कहा कि ना तो अभी ऐसा कोई फ़ैसला है, ना कोई ऐसी मूव है, इसके ऊपर सोच विचार भी नहीं हुई और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इस सूरत हाल में बिलावल जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो दोबारा संभालेंगे और शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, एक तो ये पहली बात जो है वो नॉकडाउन हो जाती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको फिर ये क्यों सूरत हाल दरपेश है कि वो ये सब कुछ करने जा रही है। ऐसे तो कोई करियाने की दुकान नहीं चलाता। अब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम कर रहे हैं इसहाक डार साहब। सबको मालूम है कि इसहाक डार साहब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कोटे के ऊपर वफाकी काबीना का हिस्सा बने हैं। जो इनकी आगाज़ में मुलाकातें हुई थी वज़ीर ख़ारजा बनने से पहले, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकातें कर रहे थे, उसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर आई थी एक जिसमें दाएँ जानिब इसहाक डार साहब बैठे हुए थे और सामने जो है वो 3 लोग मौजूद थे। एक उसमें तारिक फ़ातमी साहब मौजूद थे। तारिक फ़ातमी का सबको मालूम था कि इनको स्पेशल असिस्टेंट बना के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ अटैच कर दिया जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वज़ीर आज़म ऑफिस और या वज़ीर आज़म की तरफ से जो फ़ॉरेन इंगेजमेंट्स होंगी वो मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ या फिर कोई मौक़िफ़ जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर रीजनल डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर देना है या उनकी सफ़ीरों के साथ या हाई कमिश्नर्स के साथ कॉल ऑन्स जो हैं वो अरेंज करवानी है। हालांकि उन्होंने कॉल ऑन्स नहीं, मीटिंग्स अरेंज करवाई। एक तो वो शख्स मौजूद थे, समझ आ गई। उनके साथ मौजूद थे जलील अब्बास जिलानी साहब जो कि निगरान वज़ीर ख़ारजा रहे और ये बात चल रही थी कि इनको मशीर ख़ारजा बना दिया जाएगा क्योंकि मामलात जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हाथ में नहीं देने। इसहाक डार बैठेंगे तो उनकी पॉलिसी लेकर चलेंगे, तो उनकी प्रेजेंस थी और साथ में मौजूद थे साइरस काजी साहब जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। उसके बाद कुछ इतलात आई कि मियाँ साहब भी अड़ गए हैं और इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि नहीं जनाब, ये क्या बात हुई कि मशीर जो है वो आप लगाएंगे, फुल फ्लेजेड फॉरेन मिनिस्टर होंगे इसहाक डार साहब तमाम पावर्स के साथ। अब वो बन गए वज़ीर ख़ारजा। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद
इसहाक डार साहब, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने लड़ना है, क्या उनको मुश्किल दरपेश आ रही है? एक पोर्टफोलियो रखते हुए वज़ीर ख़ारजा के, सब लोग वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जो भी इससे पहले काम करते रहे, अच्छा बुरा किसी भी स्केल के ऊपर रेट कर लें, लेकिन वो दुनिया के साथ राब्ते करते रहे पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। अब इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उसके बाद उन्होंने ब्रसल्स जाना था एक न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली जाना था, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जगह जो है वो उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेज दिया। वो डायरेक्ट वहाँ जाने के बजाय पहले चले गए लंदन, और लंदन अब ज़ाहिर है कि उनके बहुत सारे काम होंगे, लेकिन वो गए वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन, और उधर उन्होंने ख़िताब किया और उनको बताया कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी क्या होती है और मेरा विज़न क्या है कि हमारे सफ़ीर, हमारे सफारतकार, हमारे सफारत खाने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आएँ पाकिस्तान। और मुलाकातें उन्होंने सीख की, ही वांटेड कि उनकी बरतानिया में कुछ अच्छी मुलाकातें हो जाएं। वो मुलाकात क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी, वो मुलाकात कोई अरेंज नहीं हुई। ही वेंट टू ब्रसल्स, और फिर ब्रसल्स से फिर वो वापस आ गए लंदन, और लंदन में फिर आपको मालूम है कि उनकी दो जो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो उनके हम मनसब नहीं थे, बल्कि स्टेट मिनिस्टर के लेवल के, वज़ीर मुमलिकत के लेवल के जो हैं वो लोग थे। एंड्रयू मिचेल थे, उनसे मुलाकात हुई, लॉर्ड तारिक से उनकी मुलाकात हुई, और फिर वो आ गए वापस। उनकी अभी तक इंगेजमेंट्स जो हैं वो दुनिया में कुछ वज़राए ख़ारजा के साथ हुई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसहाक डार साहब को मुश्किल पेश आ रही है, या उनको जूनियर समझा जा रहा है, दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे, या ये समझ रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, हम इससे ऊपर किसी ओहदे के ऊपर किसी शख्स से बात करेंगे, तो इस वजह से ये क्रिएट किया गया इनको नायब वज़ीर आज़म बना दें। और सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर ख़ारजा होते हुए जो काम नहीं कर पा रहे इसहाक डार साहब, ये क्या गारंटी है कि वो जब उनको एक और इजाफी कलमदान दे दिया जाएगा, यानी कि उनको बना दिया जाएगा नायब वज़ीर आज़म, तो वो कुछ आउट परफॉर्म कर देंगे, को बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देंगे। अब इस हवाले से एक रखना, एक चपकलिश, एक कशमकश तमाम लोग, आपने सुना होगा, अब नजम सेठी ने भी पिछले दिनों कहा कि मोहसिन नकवी की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हुआ है मियाँ साहब का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुकूमत, और ये सारे मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी जो है वो एक ट्रबल आप समझेंगे लेकर आए हैं इस तमाम सिस्टम में। और औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनके हवाले से भी ये सवालात मौजूद थे, लेकिन नून लीग उनको ओन करती है मोहसिन नकवी के मुकाबले में। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स राना सनाउल्लाह की देखें, जावेद लतीफ़ की देखें, वो कहते हैं कि जनाब हमें ज़बरदस्ती हुकूमत सौंपी गई है वगैरह वगैरह, और उसमें लेकिन ये जो दो लोग हैं इनका होना हुकूमत के चलने की, कि जब तक ये हैं ये गारंटर्स हैं, ये जब तक हैं हुकूमत कहीं नहीं जाती। अब जो थेरीज़ जो हैं और जो बातें की जा रही हैं मार्केट में, वो बड़ी दिलचस्प हैं। नंबर 1, जो इकोनॉमी एंड फाइनेंस को कवर करने वाले बाखबर रिपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये फैसला जो है वो फरवरी के महीने में हो गया था कि नाइब वज़ीर आज़म बनाया जाएगा इसहाक डार साहब को, और उनको जो है वो मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। तो फरवरी में तो ये नहीं हुआ, और उसमें तो ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नाइब वज़ीर आज़म का ओहदा रखा गया है। तो दैट डज़ नॉट मेक दैट मच ऑफ सेंस। फिर आते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। नून लीग में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि मियाँ के दांत खाने के और दिखाने के और, एक छोटे भाई जो हैं वो उन्होंने हुकूमत, एक पंजाब की हुकूमत जो है वो बेटी के पास आ गई है, और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो पर तोल रहे हैं कि वो एक नया बयानिया बनाएंगे और लोगों को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है या सिविल सुप्रामेसी पे यकीन रखने वाला बयानिया बनाकर दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब जो हैं वो चले जाते हैं चाइना, और चाइना की उनकी एक्टिविटीज़ जो रिपोर्ट होती हैं उसमें ये बात कही जाती है, जो मियाँ साहब के कश्ती के जो हमसफ़र हैं नजम सेठी साहब, वो बताते हैं कि मियाँ साहब ने फ़ोन किया और फ़ोन करके राना सनाउल्लाह को कहा कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो ना, ये बातें तो ठीक है, हुकूमत तो हमारी नहीं है, हुकूमत तो है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन ये बातें ना बहुत ज़्यादा लाउड होकर मत करो। और फिर ये खबर आती है कि नून लीग जो है वो बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा गया कि आप इजलास बुलाएं, और नून लीग के इजलास बुलाकर उनसे ज़रा कहें कि मियाँ साहब को कहें कि मियाँ साहब आज जो ਤੁਹਾਡੀ लोड़ पै गई है। तो फिर वो मुलाकात भी होती है, इजलास भी होता है मुस्लिम लीग नून का, और राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और वो कहते हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे और जल्द सदारत संभाल लेंगे। तो सदारत लेने जा रहे हैं मियाँ साहब। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो नून लीग के रिपोर्टर्स हैं वो इसके हवाले से कुछ बताते हैं। नून लीग के रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि जो उनकी गुफ्तगू और गुफ्तो शुनीद चल रही है कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ा
स्टैंड आउट किए हैं इस तमाम मामले में। एक तो ये कि मियाँ साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है और तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी पास हैं, तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो उनके पास है, वो जो चाहते हैं वो हो रहा है। तो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए और मियाँ साहब को राम और राज़ी करने के लिए इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली अब उनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि खाली ओहदा या खाली नाम आना तो क्वेश्चन नहीं है, असल चीज़ ये है कि उनको ज़िम्मेदारियाँ क्या दी जाएंगी। तो उनको इकनॉमिक अफेयर्स का कि ओवरऑल मईशत के हवाले से, उसमें फिर ज़ाहिर है कि फ़ाइनेंस भी किसी ना किसी हद तक आ जाएगा, इकनॉमिक अफेयर्स आ जाएगा, आपकी तिजारत, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दे दी जाएंगी कि मियाँ साहब एलो खुश हो जाओ, तुसी हुकूमत को ओन करें। और जो राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मंशूर का ना पूछें, वादों का ना पूछें, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है, ये तहादियों की हुकूमत है, तो वादे भूल जाएं और उनके ऊपर अमल दरामद भूल जाएं। एक जो है वो पहलू ये है। फिर दूसरा, नून लीग के ही जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें मामला ये है कि जो ओनरशिप है, ओनरशिप भी इम्पॉर्टेंट है कि ओनरशिप लेनी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो ओन भी करें। और दूसरा ये कि वो जो वापस आकर मुमकिना तौर पर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करने का आगाज़ कर सकते हैं। लोग उस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन जब अगर वो इस किस्म की कोई पोजीशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं तो उसका तासुर भी जो है वो हो सकता है कि इससे ज़ाइल हो। इस वजह से जो इसहाक डार साहब हैं उनको नायब वज़ीर आज़म का जो है वो ओहदा दिया जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस तमाम एपिसोड में और इसहाक डार के नायब वज़ीर आज़म बनने में एक चीज़ बहुत उभर कर सामने आती है कि इस तरीके से कोई भी शख्स अपनी करियाने की दुकान नहीं चलाता जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई जा रही है, कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, इनको नहीं मालूम था कि हमने क्या करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इसहाक डार साहब एक साबुन जो है वो बड़ी मकदार में बन जाता है और वो बिक नहीं रहा होता, आप उसके ऊपर कोई ऑफ लगा देते हैं, फिर आप ऐसा करते हैं कि उसके साथ ना आप एक शैम्पू का साशे जो है वो चिपका देते हैं कि ये साबुन ख़रीदोगे तो ये साशे जो है वो फ्री में आ जाएगा। तो इसहाक डार साहब को दुनिया में नहीं ख़रीदा जा रहा, इस हुकूमत को कोई बाय नहीं करने के लिए तैयार, तो आपने कहा कि एक और ओहदा क्रिएट कर दो, रोब और दबदबा बन जाएगा कि नहीं जनाब, वज़ीर ख़ारजा नहीं, नायब वज़ीर आज़म आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो शायद आपको इन्विटेशंस आने लग जाएं। आपको पता नहीं कोई ख़ास लिफ्ट भी जो है वो अभी तक हमारे वज़ीर ख़ारजा को दुनिया से नहीं मिली, आपको बायलैटरल इन्विटेशंस और वो बातें ज़ुबानी कलामी तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको होता हुआ नज़र नहीं आया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जब हुकूमत से बाहर बैठे होते हैं तो ये शाहज़ेब खानज़ादा के दूसरे लोगों के टॉक शोज़ में बैठ कर आपको कुलिये बताते हैं, फॉर्मूलेज़ बताते हैं, आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से जनाब हाथ घुमाएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे और जलथल हो जाएगा, जंगल में मंगल हो जाएगा, दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, बिजली की कीमत कैसे कम करनी है, लाइन लॉसेस कैसे ख़त्म करने हैं, बिजली की चोरी कैसे ख़त्म करनी है, LNG कैसे मंगवानी है, सस्ते दामों कैसे फ़राहम करनी है, शॉर्टेज कैसे ख़त्म करनी है, उसकी इकॉनमी को कैसे उठाना है, ये सारी बातें जो है वो होती हैं इक़्तिदार में आने से पहले नून लीग की। और जब आप ऑनलाइन ऑर्डर जिस तरह करते हैं ना और डिलीवरी मुख्तलिफ होती है, तो जब हुकूमत में आ जाते हैं तो कहते हैं कि एक बंदा एक रोटी पूरी ना खाए, 4 बंदे मिलकर एक रोटी खा लें, गुजारा करें, 2 की बजाय 1 कप चाय पी लें। और अभी पिछले हफ्ते जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस्लामाबाद में, लीडर्स इन इस्लामाबाद के नाम से, और उससे ख़िताब करते हुए वफाकी जो जिस शख्स को कहा जाता है कि ये वो खुलिया है, वन ऑफ द फ्यू सेल्स जिनसे मुस्लिम लीग नून सोचती है, जो उनका थिंक टैंक है, यानी एक इरफान सदीकी साहब को वो समझते हैं, एक वेटेज देते हैं एहसन इकबाल साहब को, विजन 2025 बताते हैं, वो सारी कहानियाँ ये सारी बैठ के एहसन इकबाल और ये लोग बताते हैं ना कि कैसे मसाइल का हल करना है। वो उन्होंने कहा कि आप ना ये फूल जो है ना, फूल की पत्तियाँ, ये जो गुलाब की पत्तियाँ आप ये कब्रिस्तान में कब्रों पे डालते हैं ना, ये डालना छोड़ दें और जलसों में लोगों के ऊपर फेंकना छोड़ दें। ये बेसिकली गुलाब जो है इसको ख़रीदना छोड़ देना तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। ये है इनके फार्मूलाज कि वैल्यू चेंज। अच्छा, ये एक बड़ा तवील सब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर अगर तलब है आपकी तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से जो है वो बताऊँगा कि वहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने फरमाया क्या था
और कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली इस हुकूमत का कि एक एब्सर्ड किस्म का, एक नॉनसेंसिकल और एक गैर मंतकी इलॉजिकल किस्म का डिसीजन जो है वो लिया गया है कि अपनी ही पार्टी में से निकाल के एक शख्स को, या तो आपने किसी और पार्टी को प्लीज़ करना होता, बताना होता, उनकी वेटेज इंपॉर्टेंस बतानी होती पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को, या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को ये ऑफ़र कर देते कि आप एहतजाज की तरफ ना जाएं, हम आपके किसी भी शख्स को आप बताएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं इसमें, हम उसको निगरान नाइब वज़ीर आज़म का जो है ओहदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दे देते हैं। बट दिस मूव विद इन PMLN मीन्स समथिंग, और इसमें ज़ाहिर है कि मज़ीद कुछ डिटेल्स भी सामने आएंगे, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।